हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 4 का लिंक जो है वो मिल जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हम पीडीएफ्स आपके साथ शेयर करते हैं। राइट, अभी आपको कुछ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दी टेलीग्राम की जो सर्विसेज बैन हुई है बिकॉज ऑफ नीट एग्जाम। राइट, सो 21st के बाद ये बैन जो है आपका हट जाएगा एंड हम वहाँ पे सारे ही आपकी जो पीडीएफ्स रहेंगी, जो भी सेशंस हम करेंगे यूट्यूब पे, वो हम बाद में आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो उसकी पीडीएफ की टेंशन आपको नहीं लेनी है। बाद में वो सारी ही पीडीएफ्स आपको शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फुटबॉलर बिकेम द फर्स्ट इंडिविजुअल प्लेयर टू विन द प्रिंसेस ऑफ एस्ट्रियाज award for sports 2026 for his exceptional achievement, global influence and charitable effort। तो रिसेंटली लियोनल मेसी जो हैं इनको बेसिकली पहले फुटबॉल प्लेयर बने हैं जिनको यहाँ पे चुना गया है इस अवार्ड के लिए। प्रिंसेस ऑफ एस्ट्रियाज अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स के लिए इन्हें चुना गया है, इनके एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग अचीवमेंट के लिए, ग्लोबल इन्फ्लुएंस चैरिटेबल एफर्ट्स जो सपोर्ट करता है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रंस। ठीक है, सो इनके इस काम के लिए, एक्सेप्शनल कामों के लिए इनको चुना गया है प्रिंसेस ऑफ एस्ट्रियाज अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, अब ये जो अवार्ड है इसे 1987 में स्टैब्लिश किया गया था बाय द प्रिंसेस ऑफ एस्ट्रियाज फाउंडेशन एफपीए द्वारा, जिसके करंट प्रेसिडेंट आपके हैं एना इसाबेल फर्नांडस। हेडक्वार्टर इसका आपका ओविडियो स्पेन में लोकेटेड है और इसे 1980 में इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब बात करें इस अवार्ड को कौन प्रेजेंट करेगा। प्रिंसेस ऑफ एस्ट्रास फाउंडेशन 23 अक्टूबर 2026 को, ये स्पेन में बेसिकली आपका इवेंट होगा। ठीक है, वहां पे ये अवार्ड दिया जाएगा टू दी लियोनल मेसी। ठीक है, एंड इट इज प्रेसिडेड बाय दी किंग फिलिप फोर्थ, क्वीन लिथिजिया, प्रिंसेस लेनोर एंड इन्फेंटा सोफिया। ठीक है, इनके द्वारा इट विल बी प्रेसिडेड। राइट, इसके अलावा अदर विनर्स यहाँ पे कौन है, जैसे बाकी कैटेगरी में भी अवार्ड दिया जाता है, जैसे आर्ट्स, लिटरेचर, सोशल साइंस, कम्युनिकेशन, ह्यूमैनिटीज, टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च, इंटरनेशनल कॉपरेशन, कॉनकार्ड, और स्पोर्ट्स में तो लियोनल मेसी को मिला है। आर्ट्स में पैटी स्मिथ, कम्युनिकेशन एंड ह्यूमैनिटीज में स्टूडियो गिवली, साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च में डेविड कैलेनरमन, शंकर बाला सुब्रमण्यन, पास्कल मेयर, इंटरनेशनल कॉपरेशन में सेवल बर्ड, ग्लोबल सीड वॉल्ट को, सोशल साइंस में तिमोथी कार्टन एश को, लिटरेचर एंड कॉनकर्ड में कॉनकर्ड वाले जो अवार्ड है, लिटरेचर और कॉनकर्ड वाली कैटेगरी, इसके अवार्ड अभी अनाउंस होने बाकी हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस विनर्स की बात करें तो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में 2025 में सेरेना विलियम्स जो हैं, सेरेना विलियम्स जो हैं इनको ये अवार्ड दिया गया था स्पोर्ट्स कैटेगरी में। और उससे पहले 2024 में कैरोलिना मारिना जो है, इनको बैडमिंटन में, जो बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया था। और लियोनल मेसी फर्स्ट फुटबॉलर बने हैं बेसिकली जिनको ये अवार्ड यहाँ पे आपका मिला है, मतलब मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु साइन एन एमओयू विद विच कंपनी टू इन्वेस्ट 18,600 करोड़ अक्रॉस 3 मेजर प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी अग्रीमेंट साइन किया है विद द लार्सन एंड टर्बो। ठीक है, 3 प्रोजेक्ट्स के लिए। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं वो देखेंगे। पहला प्रोजेक्ट आपका रहेगा एक्सपेंशन ऑफ अ डेटा सेंटर इन द कांचीपुरम तमिलनाडु। इन्वेस्टमेंट इसके लिए यहाँ पे लार्सन टर्बो करेगा 15,000 करोड़ की, एंड इट विल जनरेट और क्रिएट अप्रोक्सीमेटली 500 जॉब्स। ठीक है, ये फोकस करेगा एआई में, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में। सेकंड प्रोजेक्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उस पर ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं 2,500 करोड़ की। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यहाँ पे आपकी कंस्ट्रक्ट की जाएंगी, बनाई जाएंगी कोयम्बटूर तमिलनाडु में, विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,500 करोड़, एंड ये जनरेट करेगा अप्रोक्सीमेटली 2,000 जॉब्स को। ठीक है, ये इम्पैक्ट करेगा बेसिकली बूस्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोडक्शंस को। राइट, नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट आता है शिपयार्ड एक्सपेंशन का, जो आपका कट्टुपल्ली तिरुवल्लुर तमिलनाडु में बेसिकली आपका लोकेशन इसका रहेगा, एंड इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी 1100 करोड़ की। ठीक है, ये जनरेट करेगा सबसे ज्यादा जॉब्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 5,700। ठीक है, इसका फोकस रहेगा मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफशोर विंड एनर्जी सप्लाई चेन में। ओके,
Now next is India's first passenger flex fuel vehicle capable of running on ethanol petrol blends from E20 to E100 was launched by which company? So recently जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं बेसिकली उनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था इंडिया का पहला पैसेंजर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, ठीक है, FFV व्हीकल जो है वो लॉन्च किया गया था एंड ये बेसिकली चल सकता है E20 से E100 का जो एथनॉल पेट्रोल ब्लेंड्स है उसमें एंड इट इज लॉन्च बाय दी मारुति सुजुकी इंडिया, ठीक है, इन्होंने ये लॉन्च किया है और इसका नाम है आपका मारुति सुजुकी वैगन आर, ठीक है। फ्यूल कैपेबिलिटी आपका है E20 से E100 पे ये चल सकता है, ठीक है। मारुति सुजुकी इंडिया की बात करें तो इसके करंट चेयरमैन है रविंद्र चंद्र भार्गवा, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, 1981 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं आपके फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की, ठीक है, मारुति सुजुकी वैगन आर, राइट। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी एंड यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसमें एडवांस इंजन कंट्रोल यूनिट यूज किया गया है, मॉडिफाइड फ्यूल सिस्टम है इसमें एंड इट विल ऑप्टिमाइज इंजेक्शन मैपिंग एंड कोल्ड स्टार्ट सिस्टम फॉर वेरिंग द इथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। स्टैंडर्ड्स की बात करें तो E85 डेजिग्नेटेड है ये एज अ मोनोफ्यूल स्टैंडर्ड अंडर द BIS, राइट। इट इज क्लासिफाइड एज अ जीरो एमिशन व्हीकल बाय द नीति आयोग, ओके। इम्प्लीकेशंस की बात करें, क्लीनर मोबिलिटी रहेगी, ये रिड्यूस करेगा फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी, एनहांस करेगा एनर्जी सिक्योरिटी को, ठीक है। चैलेंजेस की बात करें तो लोअर फ्यूल एफिशिएंसी इसकी रहेगी ड्यू टू एथेनॉल्स लोअर एनर्जी कंटेंट एंड हायर व्हीकल कॉस्ट इसकी रहेगी अप्रोक्सीमेटली 40,000 से 50,000 की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज है हीरो मोटोकॉर्प जो है, हीरो मोटोकॉर्प ने फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल यहाँ पे जो है लॉन्च की थी एंड मॉडल्स कौन कौन से हैं इसके, स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल एंड हीरो फैमिली डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल, ठीक है, HF डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल, दो टाइप के यहाँ पे मॉडल जो है वो लॉन्च किए गए हैं। फ्यूल कैपेबिलिटी इसकी है एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड्स E20 से E85, पहले वाले में कितना था व्हीकल में, मारुति सुजुकी वाले में E20 से E100 का, इसमें 85 तक है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात करें, एथेनॉल टॉलरेंट फ्यूल सिस्टम इसमें है, रिवाइज ECU कैलिब्रेशन यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलेगा, फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल कंपोनेंट्स इसमें है, ठीक है। परफॉर्मेंस की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 3% हायर टॉर्क ही आपका देगा, अप्रोक्सीमेटली 7% हायर पीक पावर इसमें रहेगा एज कम्पेयर टू द पेट्रोल मॉडल्स, राइट। प्राइसिंग की बात करें तो एक्स शोरूम दिल्ली की यहाँ पे प्राइस की बात करें तो आपका जो हीरो फैमिली है, ठीक है, हीरो फैमिली डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल, इसका कॉस्ट 72,792 का रहेगा, स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल का 82,710 का रहेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उससे 4 to 5% हायर इसका रहेगा आपका, ठीक है। अवेलेबिलिटी की बात करें तो सेल्स इसकी जुलाई 2026 से स्टार्ट होंगे दिल्ली और महाराष्ट्र में, ठीक है, एंड लेटर नेशन वाइड विद A85 इकोसिस्टम ये आपका लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। बेनिफिट क्या है, CO2 एमिशन यहाँ पे कम होएगा अप टू 77%, ये एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा, 1% एडॉप्शन जो है ये बूस्ट करेगा एथेनॉल डिमांड को, सेव करेगा फॉरेन एक्सचेंज एंड इंक्रीज करेगा फार्मर्स इनकम को। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉफ्ट बैंक विच इज अ जापान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपना 3.25% का स्टेक जो है वो सोल्ड किया है इन अ विच इंडियन आईवेयर कंपनी थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन वर्थ 2,873 करोड़। तो सॉफ्ट बैंक ने अपना 3.25% का स्टेक आपका जो है सोल्ड किया है लेंसकार्ट में, ठीक है, और इसकी टोटल ट्रांजैक्शन 2,873 करोड़ की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, ACC जो है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, इसने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ विच इकोनॉमिस्ट एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक फॉर 3-year टेन्योर। सो ACC ने अभी अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट आपके नीलकंठ मिश्रा का, ठीक है, किसका, एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ वर्ल्ड बैंक फॉर अ 3 years टेन्योर, ठीक है, 3 साल के लिए ये अप्रूव किया गया है और ये सक्सीड करेंगे परमेश्वरन अय्यर को, ठीक है। नीलकांत मिश्रा की बात करें, नीलकंठ मिश्रा की, सो ये करंटली सर्व कर रहे हैं चीफ इकोनॉमिस्ट एट द एक्सिस बैंक एंड हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च एंड होल टाइम डायरेक्टर एट अ एक्सिस कैपिटल, राइट। नाउ इसके अलावा ACC जो है अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट जो है इसने अप्रूव किया है 1 year टेन्योर एक्सटेंशन तरुण कपूर का एज अ एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर इन द PMO, ठीक है, इन PM ऑफिस
जो इफेक्टिव आपका हुआ है 10 जून 2026 से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु रिसीव्ड द बीरर ब्रूकर्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग मास्टर ऑफ मिलिट्री आर्ट्स एंड साइंस thesis and the General Douglas MacArthur Military Leadership Writing Award during the graduation ceremony of a US Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas। ठीक है, सो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी है जो बेसिकली आपके इंडियन आर्मी के जो हैं इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं, जिनको 2 अवार्ड यहाँ पे मिले हैं, बेरर ब्रूकर्स अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग मास्टर ऑफ मिलिट्री आर्ट्स एंड साइंस थीसिस, एंड दूसरा है जनरल डगलस मार्क आर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड। ठीक है, तो ये दोनों अवार्ड मिले हैं या दिए गए हैं आपके मेजर प्रभात मिश्रा को। ठीक है, किनको दिए गए हैं? मेजर प्रभात मिश्रा को, जो इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अदर इंटरनेशनल अवार्डीज आपके थे मेजर अलेक्जेंडर ग्रैंडबर्ग नॉर्वे से, एंड लेफ्टिनेंट कर्नल तले SFHH अलारशीद फ्रॉम कुवैत। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा बात करें प्रभात मिश्रा जी की, ही इज अ ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मीज 22 कुमाऊं रेजिमेंट। इन्होंने 4th रैंक सिक्योर की है अमंग दी 1185 ऑफिसर्स। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन ऑफिसर बने हैं जिन्हें साइमल्टेनियसली दोनों अवार्ड यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ऑल्सो ऑनर्ड विद द गोल्डन पेन अवार्ड फॉर द स्कॉलरी एक्सीलेंस। नाउ नेक्स्ट आती है न्यूज नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस की। हमारी जो गवर्नमेंट है इनके द्वारा 29th एडिशन जो है नेशनल अवार्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस का 2026 का, ये यहाँ पे अनाउंस किया गया था, और इसमें 17 प्रोजेक्ट जो हैं वो आपके सेलेक्ट किए गए हैं, एंड इनिशिएटिव अक्रॉस दी 7 अवार्ड कैटेगरी। राइट, इसमें 10 अवार्ड आपके गोल्ड अवार्ड्स हैं, 6 सिल्वर अवार्ड हैं और 1 जूरी अवार्ड है। राइट, सो गोल्ड अवार्ड की बात करते हैं तो पहला आपका प्रोजेक्ट है एग्री स्टैक, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का। ठीक है, ये सेलेक्ट किया गया है। ई जागृति, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। महाकुंभ 2025, प्रयागराज मेला अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश। ब्लड बैग ट्रेसेबिलिटी एंड सिटीजन इंटरैक्शन पोर्टल, केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजी काउंसिल का प्रोजेक्ट है। AI इनेबल्ड क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन ई संजीवनी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केस मैनेजमेंट, हाई कोर्ट ऑफ केरला। ICMR माइंड्स मेंटल एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर इंटीग्रेशन स्टडी, ये आपका ICMR का इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का प्रोजेक्ट है। देन सिक्योरिटी प्रोडक्ट फॉर थ्रेट इंटेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड DNS फिल्टरिंग, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद गुजरात का जो है ये आपका प्रोजेक्ट है। देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ई नगर पालिका विद साइबर सिक्योरिटी, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है आपका मध्य प्रदेश का, उसका प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर रेसिडेंट। ठीक है, ये आपका रेजिडेंट इनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका प्रोजेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आपके गोल्ड अवार्ड्स थे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं सिल्वर अवार्ड्स की। इसमें प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव आपके हैं जैसे ई आरोग्य धमनी, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर थ्रू ई गवर्नेंस। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, जिला परिषद नंदुरबार महाराष्ट्र का। पुणे 360, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र का। कदेपुर ग्राम पंचायत, सांगली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। विजय नगर ग्राम पंचायत, वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट जो आपका है त्रिपुरा का। देन त्रिनेत्रा AI बेस्ड वीडियो सर्विलेंस जो आपकी है फॉर महाकाल रुद्रसागर। ठीक है, महाकालेश्वर टेम्पल ट्रस्ट का ये आपका प्रोजेक्ट है। देन पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस फॉर विकसित भारत, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का आपका इनिशिएटिव एंड और प्रोजेक्ट है आपका ये है। ठीक है, जो सिल्वर कैटेगरी में आपका सिल्वर अवार्ड्स में सेलेक्ट किया गया है। इसके अलावा जूरी अवार्ड आपका है रियल टाइम प्रिसाइज पोजिशनिंग सर्विसेज थ्रू दी कोर्स नेटवर्क, सर्वे ऑफ इंडिया का ये आपका प्रोजेक्ट था। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी जो 7 कैटेगरीज में आपका सेलेक्ट किया गया है। पहला आपका है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग थ्रू टेक्नोलॉजी, फोकस एरियाज का इस पे है। सिटीजन सेंट्रिक AI सर्विसेज, इनोवेशन यूजिंग AI एंड न्यू एज टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, बेस्ट ई गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और इनोवेशन। ठीक है, ई गवर्नेंस की बात करें, ई गवर्नेंस थीम पे डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव्स पे फोकस रहेगा, ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव्स पे, ग्राम पंचायत और लोकल बॉडीज फॉर सर्विस डिलीवरी। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट रेप्लिकेशन एंड स्केलिंग ऑफ अ नेशनली अवॉर्डेड प्रोजेक्ट पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यूज ऑफ डेटा एनालिटिक इन डिजिटल
प्लेटफॉर्म्स। सो ये सारी आपकी कैटेगरीज बेसिकली यहाँ पे हैं, ठीक है। इसके अलावा नोट करना है जो अवार्ड है ये सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट्स एंड यूटीज जो आपके हैं या डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन और ग्राम पंचायत, इनको दिए जाते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट्स और एड्रेसिंग रिसोर्स गैप्स इन द पब्लिक वेलफेयर। गोल्ड अवार्ड जो है इनको ट्रॉफी, सर्टिफिकेट एंड इंसेंटिव दिया जाता है अलॉन्ग विद द 10 लाख अमाउंट, एंड सिल्वर कैटेगरी में ये अमाउंट 5 लाख होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द PFRDA has launched which new digital onboarding solution to streamline and to simplify the subscriber registration process for national pension system। So NPS के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग सब्सक्राइबर की यहाँ पे इसके लिए लॉन्च किया गया है एक सॉल्यूशन, ठीक है। ऑनबोर्डिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्टार NPS, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है किस चीज के लिए? आपका डिजिटल ऑनबोर्डिंग करने के लिए सब्सक्राइबर की, ठीक है। स्टार NPS जो है इसे डेवलप किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका जो प्रोसेस है डिजिटल करने का वो कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दैट जो सब्सक्राइबर है दे कैन स्टार्ट देयर फर्स्ट NPS कंट्रीब्यूशन वाया प्लेटफॉर्म एंड कंट्रीब्यूशन जो है दे विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू दी ट्रस्टी बैंक, ओके। इसके अलावा परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो है ये जनरेट किया जाएगा थ्रू द इंटीग्रेशन विद द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सिस्टम, ओके। नाउ NPS सब्सक्राइबर की बात करें तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं, बेसिकली इनके पास ऑप्शन है चूज करने के लिए इनके प्रेफर्ड पेंशन फंड मैनेजर, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड एसेट एलोकेशन। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो इंडियन रेसिडेंट है जिनकी एज 18 ईयर्स है एंड अबव है एंड अप टू 85 ईयर्स है, ये एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। दे आर एलिजिबल अंडर द न्यू फ्रेमवर्क एंड अंडर दिस न्यू फ्रेमवर्क ऑनबोर्डिंग NPS अकाउंट विल बी ₹200 इंक्लूडिंग द एप्लीकेबल टैक्सेस, राइट। इसके अलावा फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें कौन कौन से एप्लीकेंट एलिजिबल हैं? जो रजिस्टर्ड है आपके बेसिकली इंटरमीडियरीज विच आर रजिस्टर्ड विद द PFRDA, राइट। नाउ इसके अलावा नॉन रजिस्टर्ड जो हैं द फिनटेक्स फर्म्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और LLPs, ठीक है, ये भी इसमें आपके एलिजिबल होंगे। बट यहाँ पे क्या बोला है, इंडिपेंडेंट एप्लीकेंट्स जो होंगे दे मस्ट हैव मिनिमम नेटवर्थ ऑफ ₹10 लाख and eligible only if innovation do not handle subscriber contribution funds or sensitive data, right। क्राइटेरिया क्या है? सॉल्यूशन जो है वो जेन्युइनली इनोवेटिव होना चाहिए, ये ऑफर करे मेजरेबल बेनिफिट्स टू द सब्सक्राइबर, ये कंडक्ट करे लाइव टेस्टिंग इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एंड इनकॉर्पोरेट करे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी सेफगार्ड एंड एग्जिट स्ट्रेटजीज, ठीक है। की डायरेक्शन क्या है? जो एप्लीकेंट्स है दे मस्ट सबमिट मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड एनी साइबर सिक्योरिटी ब्रीच, फ्रॉड और फाइनेंशियल लॉसेस, ये आपके रिपोर्ट होने चाहिए टू द अथॉरिटी विद इन 24 डेज, ठीक है, सॉरी 24 आवर्स, ओके। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं इसके लिए नए फ्रेमवर्क में। इसके साथ क्या बोला है? अंडर द न्यू फ्रेमवर्क द पार्टिसिपेशन ऑफ अ सब्सक्राइबर इन अ सैंडबॉक्स बेस्ड और इनफॉर्मल कंसेंट इज स्ट्रिक्टली वॉलंटरी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस थोड़ी रखी गई है एंड जो सब्सक्राइबर है इनको इन्फॉर्म करना होगा अबाउट द टेस्टिंग नेचर, रिस्क एंड लिमिटेशंस के बारे में। साथ में ही जो सब्सक्राइबर है वो विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी स्टेज में विदाउट एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। लिमिटेड रिलैक्सेशन रखी गई है, जैसे PFRDA जो है इन्होंने बोला है दे मे ग्रांट temporary relaxation from certain regulatory requirements, compliance with the KYC, AML norms, data protection application laws remains mandatory, right। PFRDA के बारे में बात करें, इसके करंट चेयरमैन है शिवा सुब्रमण्यम रामन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, एस्टैब्लिश इसे किया गया था 2003 में। नेक्स्ट आपकी न्यूज है इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी जो है वो रिसेंटली लॉन्च की गई है J किशन रेड्डी के द्वारा एंड युवेतु कूपर जो यूके सेक्रेटरी हैं ऑफ अ स्टेट ऑफ फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स की, ठीक है। इसका जो इस सप्लाई चेन का जो मेन पर्पस है वो है स्ट्रेंथन करना बायलैटरल कोऑपरेशन को इन अ क्रिटिकल मिनरल्स दोनों कंट्रीज के बीच में टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, राइट। ये जॉइंट प्लेटफॉर्म है विच इज लेड बाय द टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन एक्सप्लोरेशन ऑफ अ माइनिंग फाउंडेशन, जो एक टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट द IIT ISM धनबाद एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन करना इंडिया के क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को, सप्लाई चेन इंटेलिजेंस को एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को थ्रू इंडिया यूके कोलैबोरेशन, ठीक है।
फंक्शंस की बात करें तो ये मॉनिटर करेगा ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को, प्रोडक्शन हो चाहे प्रोसेसिंग हो, ट्रेड फ्लोज हो, ये सब चीज को, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करेगा जियोपॉलिटिकल, लॉजिस्टिकल, मार्केट एंड सप्लाई रिस्क को, जनरेट करेगा मार्केट इंटेलिजेंस, प्रोवाइड करेगा डिसीजन सपोर्ट टूल्स को फॉर पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री, रिसर्च एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। कवरेज एरियाज इसके रहेंगे क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग सेक्टर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की, तो ये बेसिकली अलाइंड है इस मिशन के साथ। ये एडवांस करेगा इंडिया के नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को, जिसे 2025 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। आउटले इसका दिया गया था 34,300 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 से फाइनेंशियल ईयर 2031 से राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय ज्वाइनिंग प्रोजेक्ट ग्लासविंग, इंडिया गेन्ड एक्सेस टू विच एडवांस एआई मॉडल डिजाइन टू आइडेंटिफाई सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथन साइबर डिफेंसेस। तो रिसेंटली इंडिया ने प्रोजेक्ट ग्लासविंग जो है इसको ज्वाइन किया है, ठीक है, और इसके साथ इंडिया को एक्सेस मिलता है आपका क्लॉड माइथोस एआई का, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब आपको यहाँ पे नोट करना है, जो प्रोजेक्ट ग्लास ग्लोइंग है ये एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है विच इज लेड बाय द एंथ्रोपिक पीबीसी, एंड जो ये इनिशिएटिव है इसका मेन एम है हेल्प करना पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को एनहांस करने में साइबर सिक्योरिटी रेसिलेंस एंड प्रोटेक्ट करना क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, राइट। नाउ माइथोस की बात करें तो ये एक एआई पावर्ड सिक्योरिटी ऑडिटर है जो एनालाइज करता है आपके लार्ज सॉफ्टवेयर कोड बेस को, डिटेक्ट करता है वनरेबिलिटीज, आइडेंटिफाई करता है सिक्योरिटी वीकनेस, जनरेट करता है रेमिडिएशन पैचेस को, एंड इट अनकवर्स द फ्लॉज एट द स्केल बियॉन्ड ट्रेडिशनल टूल्स विच इंक्लूड्स डिकेड ओल्ड वनरेबिलिटीज, ठीक है। तो ये बेसिकली उसमें जो वीकनेस आपकी रहेंगी उसको बताएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इन्होंने 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स आपके अप्रूव किए हैं 24,249 करोड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे 4 स्टेट्स में बेसिकली ये आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और बिहार का, ठीक है। मेन एम क्या है आपका, एनहांस करना कनेक्टिविटी, कंजेशन जो है उसको इम्प्रूव करना, रिड्यूस करना ट्रैवल टाइम को, स्ट्रेंथन करना लॉजिस्टिक्स को, ठीक है। नाउ ओडिशा की बात करें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा न्यू कोस्टल हाईवे का जो कनेक्ट करेगा रामेश्वर को प्रदीप के साथ, एंड इसके लिए कॉस्ट आपको बताया गया है 8,300.79 करोड़ का, लेंथ इसकी रहेगी 160.18 किलोमीटर्स की, ठीक है। पैकेजेस की बात करें 79.4 किलोमीटर 4 लेन ये आपका रहेगा रामेश्वर से कोरनाग तक, और 80.78 किलोमीटर्स 2 लेन रहेगा विद अ पेव्ड शोल्डर्स ऑफ कोरनाग टू प्रदीप, ओके। ये कनेक्ट करेगा आपका 9 इकोनॉमीज नोड्स को एंड 5 लॉजिस्टिक नोड्स को, रिड्यूस करेगा ट्रैवल टाइम बाय अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स, राइट। ड्यूरेशन रहेगी 17.5 ईयर्स की, एंड 2.5 ईयर्स कंस्ट्रक्शन प्लस 15 ईयर्स ऑफ ONM फैसिलिटी आपका जो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल हाईवे 347B को, ठीक है, एंड इसके लिए कॉस्ट आपका है 4,415.60 करोड़ का, ठीक है। लेंथ रहेगी 233.653 किलोमीटर्स की। फीचर्स की बात करें तो 16.20 किलोमीटर ग्रीन फील्ड बाईपास ये आपका रहेगा खरगांव में, ठीक है, एंड ये कनेक्ट करेगा 6 इकोनॉमिक नोड्स को, जिसमें टेक्सटाइल, फूड, इंडस्ट्रियल पार्क, थर्मल प्लांट्स, ठीक है, 5 सोशल नोड्स, 2 एयरपोर्ट आपके रहेंगे, 2 रेलवे स्टेशन, इंदौर लॉजिस्टिक पार्क, ये सब इसमें इनको बेसिकली बेनिफिट यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है तेलंगाना का, इसका पर्पस है वाइडनिंग करना आरमोर टू जगतियल एंड मेंचिरल NH63 एंड जगतियल करीम नगर, ठीक है, इनको ये बेसिकली वाइडन करेंगे। इसके लिए कॉस्ट आपका 7,597.16 करोड़ का बताया गया है, लेंथ इसकी रहेगी 190.76 किलोमीटर्स की, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो है इट विल बी योर नेशनल हाईवे 63 अंडर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एंड नेशनल हाईवे 563 अंडर द बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ठीक है। तो बेसिकली इन मॉडल पे मतलब इस तरह से ये इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, ठीक है। सेक्शंस की बात करें तो आरमोर टू जगीतल जो है 63.6 किलोमीटर्स का रहेगा,
ठीक है, इसमें ब्राउन फील्ड प्लस ग्रीन फील्ड दोनों रहेगा। देन जगतेल का मंचीरियल का जो आपका रहेगा, इसमें भी ग्रीन फील्ड प्लस ब्राउन फील्ड रहेगा। और आपका जगतियल से करीमनगर जो है ये रहेगा आपका ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड, बेसिकली कॉम्बिनेशन रहेंगे ग्रीन और ब्राउन फील्ड के, राइट। ये बेनिफिट करेगा, कनेक्ट करेगा 5 इकोनॉमिक नोड्स को, 7 सोशल और टूरिज्म नोड्स को, 10 लॉजिस्टिक हब्स को, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, फूड पार्क्स एंड सी फूड क्लस्टर। इसके साथ ही बिहार प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें अपग्रेड किया जाएगा आपका जो है खगड़िया टू पूर्णिया सेक्शन, ठीक है, NH31 और NH231। इसकी कॉस्ट रहेगी आपकी 3936.05 करोड़ की। लेंथ इसकी है 143.529 किलोमीटर्स की, और इसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में बनाया जाएगा। एंड इट विल फीचर 6.729 किलोमीटर्स ग्रीनफील्ड बाईपास फॉर द पुनेरा सिटी, ठीक है। ये कनेक्ट करेगा 5 इकोनॉमिक नोड्स को, टेक्स क्लस्टर, फूड पार्क, सी फूड पार्क एंड 11 लॉजिस्टिक नोड्स को, ठीक है। Now next up question है, which international organization signed an agreement with Standard Chartered Bank in Mumbai, Maharashtra to strengthen supply chain finance in India through the risk sharing agreements covering both US dollar and Indian rupees transaction. So इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये पार्टनरशिप की है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ? So it is your option number D, that is Asian Development Bank, ठीक है। सो बेसिकली पार्टनरशिप क्यों की गई है, जैसे आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, या एक्सपोर्टर हो गए, सप्लायर्स हो गए, इंपोर्टर्स हो गए, तो इनको बेसिकली डिफिकल्टीज होती है फॉर ऑब्टेनिंग योर फाइनेंस, ठीक है। अब ये दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि रीजन इसका क्या हो सकता है, या तो क्रेडिट रिस्क कंसर्न हो सकते हैं, ठीक है, उनके पास कोलेटरल नहीं है, ये कंसर्न हो सकता है, ठीक है, ये मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, या लिमिटेड बैंकिंग सपोर्ट उनके पास है, तो इस वजह से उनके पास फाइनेंस की दिक्कत हो सकती है, ठीक है उनको। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुई है, इसका मेन एम क्या है कि हम ऐसे रिस्क को कम करें और इंक्रीज करें अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंसिंग, राइट। सो हम बेसिकली उनके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करें, राइट। सो ये मेन एम के साथ ये जो है पार्टनरशिप की गई है, ठीक है। सिग्नेटरीज की बात करें, भार्गव दास गुप्ता जो वाइस प्रेसिडेंट है ADB के, एंड PD सिंह जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के एंड साउथ एशिया के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। अब अग्रीमेंट में दो मेजर चीज हैं, ठीक है। रिस्क पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा गिफ्ट सिटी के थ्रू, और इसका मेन पर्पस है सपोर्ट करना USD, आपका बेसिकली US डॉलर जो है, US डॉलर डोमिनेटेड ट्रांजेक्शंस को एंड इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस को सपोर्ट करना, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे ADB जो है ये एग्री करता है टू शेयर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रेड ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, राइट। बेनिफिट क्या होगा, ये एनकरेज करेगा मोर लैंडिंग, सपोर्ट करेगा एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स को, एंड इट विल फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, राइट। नेक्स्ट चीज इसमें आती है पार्शियल गारंटी फैसिलिटी की। तो अभी यहाँ पे क्या बोला था कि हमने कि ADB एग्री करेगा शेयर करने में पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क जो एसोसिएटेड होगा ट्रेड ट्रांजेक्शन में। अब यहाँ पे ये पार्शियल गारंटी बेसिकली प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट द पोटेंशियल लॉसेस, ठीक है। ये रिड्यूस करेगा रिस्क फॉर लेंडर्स एंड एनकरेज करेगा फाइनेंसिंग ऑफ अ मोर बिजनेसेस, ठीक है। अब पार्शियल गारंटी फैसिलिटी जो है, इसमें ये सपोर्ट करेगा ऑनशोर इंडियन रुपी ट्रांजेक्शंस को एंड डोमेस्टिक सप्लाई चेन फाइनेंस को, राइट। इससे बेनिफिट क्या होगा, ये थोड़ा यहाँ पे सरलता आ जाएगी एक्सेस करने में वर्किंग कैपिटल को, एंड इट विल इंक्रीज लेंडिंग टू सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। ये स्ट्रेंथन भी करेगा डोमेस्टिक ट्रेड नेटवर्क्स को। साथ में ही सप्लाई चेन फाइनेंस की अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन में बात की थी, तो ये होता क्या है, इट रेफर्स टू दी फाइनेंशियल सॉल्यूशन जो हेल्प करता है बिजनेसेस को ऑब्टेन करने में वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ अ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द टर्म ऑफ 2027-2028। तो रिसेंटली 5 कंट्रीज यहाँ पे इलेक्ट की गई हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, ठीक है, 27 से 28 2027 से 2028 की टर्म के लिए, राइट। सो कौन कौन सी ये आपकी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रिया है, कजाकिस्तान है, पुर्तगाल है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, एंड आपका जिम्बाब्वे है, ठीक है। सो ये 5 कंट्रीज को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। इनका टर्म 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा, और किर्गिस्तान जो है पहली बार यहाँ पे इसको इलेक्ट किया गया है, ठीक है।
एज अ नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। इसने ज्वाइन किया था 1992 में एज अ यूएन मेंबर, और अभी इसको यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। ये आपकी मोस्ट पावरफुल बॉडी होती है, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एड्रेस करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्राइसिस को। इट इम्पोज सैंक्शंस, ठीक है, सैंक्शंस लगाती है कंट्रीज पे। इट ऑथराइज द पीस कीपिंग ऑपरेशन एंड अप्रूव करती है मिलिट्री एक्शन अगर जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें इसके 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, जैसे चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। एंड ये जो कंट्रीज हैं इनके पास वीटो पावर होती है, ठीक है। बाकी आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो इलेक्ट किया जाता है यूएन जनरल असेंबली द्वारा, ठीक है। ये 2 साल के लिए आपके सर्व करते हैं, ठीक है, मतलब नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए बनाए जाते हैं एंड इनके पास कोई वीटो पावर नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स जो रिप्लेस करेंगे कंट्रीज को जो पिछली बार आपकी इलेक्ट की गई थी, या 31 दिसंबर 2026 को जिनका टेन्योर आपका खत्म हो जाएगा, कौन सी वो आपकी मेंबर्स हैं, जैसे डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, ठीक है। अदर नॉन परमानेंट मेंबर्स जो कंटिन्यू करेंगे 2027 तक, वो आते हैं कोलंबिया, बहरीन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लातविया एंड लिबेरिया, राइट। अब बात करते हैं यूएनएससी की, ठीक है। करेंटली जून मंथ में जो प्रेसिडेंसी है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, हर मंथ प्रेसिडेंसी चेंज होती है। प्रेसिडेंसी बेसिकली अलग अलग कंट्रीज के पास जाती है। अभी जून 2026 में आपका जो कोलंबिया है उसके पास अभी प्रेसिडेंसी है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें बाकी मंथ की, जैसे जुलाई में ये प्रेसिडेंसी कॉन्गो के पास जाएगी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास। अगस्त में डेनमार्क के पास होगी, देन सितंबर में फ्रांस के पास, अक्टूबर में ग्रीस की, और नवंबर में लातविया, और दिसंबर में लिबेरिया, ठीक है। तो इनके पास ये प्रेसिडेंसी जो है रोटेट करती है, फाइन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।